वेलकम टू अबिट आईएएस। अब तक तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में हुए चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी से संबंध रखने वाले हमारे भारतीय मूल के ऋषि सुनक जी चुनाव हार गए हैं और 14 साल बाद लेबर पार्टी सत्ता में वापसी कर रही है। ऋषि सुनक की जगह अब नए प्रधानमंत्री होंगे लेबर पार्टी के कीयर स्टारमर। ये हैं कीयर स्टारमर। ये रहा सीटों का कंपोजिशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए ब्रीफली एक नज़र डालने के बाद से मेन मुद्दे पे आएंगे। ब्रिटिश लोअर हाउस में कुल 650 सीट है। इसका मतलब सरकार बनाने के लिए 326 सीट की ज़रूरत है। सिंस लेबर पार्टी ने 400 पार किया है और 412 सीट हासिल किया है, इसलिए अब लेबर पार्टी की सरकार बन गई है। यहाँ पे 412 सीट इसने हासिल किया है, इसको 326 की ज़रूरत है मेजोरिटी मार्क को हासिल करने के लिए, तो इसलिए अब लेबर पार्टी की सरकार बन गई है। टोनी ब्लेयर के बाद से लेबर पार्टी 14 साल बाद सत्ता में वापसी कर रही है। अब देखते हैं ऋषि सुनक के हारने के क्या क्या कारण रहे। पहला कारण है इनकी सरकार में हुए स्कैंडल्स। इन स्कैंडल्स के कारण पब्लिक का ट्रस्ट इनकी पार्टी से समाप्त हो गया। इन स्कैंडल्स के कारण जो ट्रस्ट जो इरोड हुआ इनकी पार्टी से, वो एक नेगेटिव परसेप्शन लेके आया और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा इस चुनाव में और करारी हार मिली। अगला कारण है पब्लिक में बन रहा परसेप्शन। यूके में पब्लिक के बीच में ये परसेप्शन बन गई है कि इलाइट क्लास, एलिट क्लास मतलब अमीरों के लिए, जो एलिट्स के लिए रूल्स हैं वो अलग है और आम आदमी के लिए रूल्स अलग हैं। इतने सालों के कंजर्वेटिव पार्टी के रूल में लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भयंकर गिरावट देखने को मिली है। अमीर और अमीर होता गया है और गरीब और गरीब, मतलब अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है, ये गैप एकदम बिल्कुल वाइडेंट हो गया है और सरकारी सेवाएं ये जो हैं ये दम तोड़ रही हैं अपना। अगला कारण है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, मतलब सत्ता विरोधी लहर। कोई भी पार्टी अगर ज़्यादा दिन तक सत्ता में रहती है तो लोग उससे ऊब जाते हैं, इसलिए उसको बदलने का सोचते हैं। अगला कारण है ऋषि सुनक पर लगने वाला आरोप। ब्रिटेन वाले सुनक पर ये आरोप लगाते हैं कि जिस बोरिस जॉनसन ने सुनक को सरकार में शामिल किया, उन्हें मंत्री बनाया, उसी बोरिस जॉनसन की पीठ में सुनक ने छुरा घोंपा और इस तरह धोखेबाजी से पीएम की कुर्सी हथिया ली। अगला कारण है सुनक की कैंपेन में एम्बिशन का अभाव, विजन का अभाव, बोल्डनेस की कमी और सबसे बड़ा कारण है सुनक का इंडियन ओरिजिन का होना, इनका वाइट नहीं होना। सिंस आज भी यूके में रेसिज्म यानी रंग के आधार पर भेदभाव आम बात है और इस रेसिज्म से खुद सुनक भी नहीं बच पाए, इनको पब्लिकली रेसिज्म का शिकार होना पड़ा और चुनाव में भी इनको इतनी करारी हार मिली। इसके अलावा इनकी बीबी का इंडियन होना ये भी इनके खिलाफ गया, क्योंकि इनकी बीबी के ऊपर जो नारायण मूर्ति की बेटी हैं अक्षता मूर्ति, इनके ऊपर टैक्स चोरी का आरोप लगा था, तो ये भी इनके खिलाफ गया। और इनका हिंदू होना भी इनके हक में नहीं गया और बार बार अपने धर्म को पब्लिकली शो करना, ये सारे फैक्टर्स रहे हैं जो सुनक के खिलाफ गए हैं। अब देखते हैं लेबर पार्टी के उन प्रोमिसेस के बारे में जिनके कारण उन्हें जीत मिली है। लेबर पार्टी का सबसे बड़ा प्रॉमिस था कि ये टैक्स स्ट्रक्चर में उपस्थित सभी लूप होल्स को समाप्त करेंगे। जितने भी लूप होल्स हैं टैक्स स्ट्रक्चर में उसको समाप्त करेंगे, टैक्स इवेजन को कम करेंगे और इससे जो पैसा बचेगा उससे
हेल्थ केयर को सुधारेंगे, एजुकेशन को सुधारेंगे, फर्स्ट टाइम होम बायर्स को घर देंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये यूके में इलीगल माइग्रेंट्स को आने से रोकेंगे। अब देखते हैं भारत यूके के संबंधों को। भले गुलामी के समय हमारा यूके से बहुत खराब संबंध रहा, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए, तो उस पीरियड में 200 साल में हमारा उनके साथ में संबंध बहुत खराब रहा। लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक हमारा संबंध बहुत मजबूत रहा है, और आज के समय यूके हमारा स्ट्रेटजिक पार्टनर है। इसको आसान भाषा में कहें तो यूके आज के समय हमारा बेस्ट फ्रेंड है। 1990s में हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण हमारी देश की इकोनॉमी ओपन हुई। एलपीजी रिफॉर्म्स यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के कारण विदेशी कंपनीज हमारे देश में आई, जिसमें यूके की कंपनी भी शामिल थी। इस प्रकार हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस मजबूत होते गए समय के साथ में। 2004 में हमने यूके को अपना स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का टैग दिया, इसको अपग्रेड किया। हमारा जो संबंध था पहले से उसको अपग्रेड किया 2004 में, ये याद रख सकते हैं 2004 वाली बात। और 2022 से इंडिया यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के निगोशिएशन चल रही है। एफटीए को लेकर के निगोशिएशन चल रहा है और बहुत जल्दी इस पर साइन होने की संभावना है। अगर एफटीए साइन हो जाता है तो हमारे संबंध और भी मजबूत होंगे। इंडिया यूके के बीच इन सभी मैटर्स पे कोऑपरेशन देखने को मिलता है। क्या क्या मैटर हैं? सिविल, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, कॉम्बैटिंग टेररिज्म, इकोनॉमिक टाइज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, कल्चर के फील्ड में, कल्चरल होता है, कल्चरल कनेक्ट होता है। यूके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यानी यूएनएससी में भारत के परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट करता है। जो यूनाइटेड नेशंस का बहुत ही पावरफुल ये ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके जो मेंबर होते हैं परमानेंट मेंबर्स, उनको वीटो पावर होता है। ये वीटो पावर है अभी के जो P5 मेंबर्स हैं, P5 मेंबर्स उनको अवेलेबल है। ये कौन कौन है? यूएसए है, रसिया है, चाइना, फ्रांस और यूके। तो यूएनएससी में भारत के परमानेंट मेंबरशिप को यूके सपोर्ट करता है। एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, इस ग्रुप में भी भारत को यूके सपोर्ट करता है। इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म पर यूके हमारे लिए एक कड़ी का काम करता है, एक इंटरलोक्यूटर का काम करता है। जिस ग्रुप में वो पहले से है वो हमारे लिए वहां पे बात करता है। 2015 में इंडिया यूके ने DISP मतलब डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इसको साइन किया। इसको साइन करने का मकसद रहा कि जो हमारे जो डिफेंस का जो फील्ड है, डिफेंस का जो कोऑपरेशन है उसको और इन्हेंस किया जाए, उसको जो स्ट्रेटजिक जो रोड मैप होता है उसको और बेहतर किया जाए। ये रहा सामानों का लिस्ट जिसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट मतलब हम बेचते हैं यूके को, उसको बेचते, वो खरीदता है। और ये सामानों की ये लिस्ट है जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, हम यूके से अपने देश में मंगाते हैं, इसको खरीदते हैं। यूके में भारतीयों की एक बड़ी आबादी रहती है जिसका परसेंटेज है 2.86। लगभग 19 लाख इंडियंस यूके में रहते हैं।
यूरोप की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंस हमें यूके से प्राप्त होता है। यूके से हमें सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त होता है। रेमिटेंस का मतलब है विदेशी जो ज़मीन है वहाँ पे हमारे यहाँ का कोई जो सिटीजन है वो जाता है, हमारे यहाँ का नागरिक जाता है, वहाँ पे काम करता है, वहाँ पैसा कमा करके हमारे देश में भेजता है। तो ये जो पैसा होता है, जैसे गल्फ में हमारे देश से मजदूर जाते हैं, वो वहाँ पे काम करते हैं, वहाँ से पैसा कमाते हैं और हमारे देश में लाते हैं, तो वो बोला जाता है रेमिटेंस। तो यूरोप की जब बात आती है तो यूके से हमें सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मिलता है। भारत के बहुत स्टूडेंट्स हैं जो यूरोप अगर जाना चाहते हैं तो ये यूके एक ब्रिज का काम करता है और यूके में बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ने जाते हैं। यूके में जो ग्रुप है बच्चों का पढ़ने वाला स्टूडेंट्स का, सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है इंडिया स्टूडेंट्स का। 2005 में इंडिया और यूके ने एक एग्रीमेंट पे साइन किया। इस एग्रीमेंट का नाम है UKIERI। ये एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव से संबंधित है। ये एग्रीमेंट जो हायर एजुकेशन है चाहे रिसर्च है उस पर फोकस करता है, प्रोफेशनल एजुकेशन पे फोकस करता है। इंडिया और यूके ने 2016 को यूके इंडिया ईयर ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन अनाउंस किया था इसको। दोनों देश 2010 में सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन डिक्लेरेशन साइन किए, जिससे न्यूक्लियर फील्ड में कोऑपरेशन बढ़े। 2015 में इससे संबंधित एग्रीमेंट भी साइन हो गया। यूके के साथ हमारा गहरा कल्चरल कनेक्ट भी है और हम धीरे धीरे एक दूसरे की संस्कृति को अपना रहे हैं। जैसे हमारे देश की जो खान पान की वस्तुएं हैं, सिनेमा है और लैंग्वेज है, फिलॉसफी वगैरह है, ये सब चीज़ें यूके में बहुत अब पॉपुलर हो रही हैं। इंडिया और यूके ने एक 10 साल का 10 ईयर रोड मैप बनाया है, जिसके मेन पॉइंट्स हैं, ये याद रखने लायक है, यहाँ पे मेंस में इस पूछ सकता है। इन 10 ईयर रोड मैप का जो मेन पॉइंट क्या क्या है, एफटीओ को निगोशिएट करना, जो 2022 से जो बात चल रही है एफटीओ को लेकर के उसको निगोशिएट करना, इंडिया यूके के जो ट्रेड है उसको 2030 तक डबल करना, डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ाना, इंडो पैसिफिक में कोऑपरेशन करना, इंटेलिजेंस शेयरिंग, लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट से संबंधित एमओयू, मल्टीलेटरल फोरम्स जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, IMF, वर्ल्ड बैंक, G20 इत्यादि। तो इन प्लेटफॉर्म से जितने ये मल्टीलेटरल फोरम्स हैं, यहाँ पे कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना और रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल सिस्टम को प्रमोट करना। अब देखते हैं चैलेंजेस को जो एफटीए की राह में बाधा बन रही है। सिंपल भाषा में अगर एफटीए को समझा जाए तो एफटीए का मतलब है दोनों देशों द्वारा एक दूसरे के देश के सामान पे लगने वाले टैक्स को कम करना। जैसे अगर इंडिया में कोई प्रोडक्ट बन रहा है और वो जा रहा है यूके में, तो यूके उस पर कम टैक्स लगाएगा या नहीं लगाएगा। यूके में कोई सामान बन रहा है तो उस पर इंडिया टैक्स नहीं लगाएगा या कम लगाएगा। इसको बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यूके चाहता है कि हम अपना सर्विस सेक्टर यूके के लिए खोल दें, लेकिन ऐसा करने से हमारी देश की जो कंपनीज हैं जो सर्विस सेक्टर में जो काम करे, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंस, लीगल सर्विस वगैरह की कंपनीज हैं, तो उनको नुकसान होगा।
इसलिए ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो यूके है, यूके का भी जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत हाई लेवल पे है, वहाँ पे उसका बहुत प्रोमिनेंट रोल है। तो अगर कोई भी अगर एग्रीमेंट होता है सरकारों का तो उसका वहाँ की सरकार पे दबाव होता है। जैसे हम अगर अपनी देश की सर्विस सेक्टर को अगर खोलते हैं यूके के लिए तो हमारी देश की कंपनियां हैं वो हमारे सरकार पे दबाव डालेंगे। वैसे ही वहाँ की कंपनियां वहाँ के सरकार पे दबाव डालती है कि अगर आप कोई एग्रीमेंट एफटीए साइन कर रहे हैं इंडिया के साथ में तो ऐसा ऑप्शन कीजिए कि हमको इंडिया का मार्केट का एक्सेस मिले। तो इसलिए ये क्या होता है, एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। इंडिया चाहता है कि हमारे प्रोफेशनल्स के लिए यूके आसान वीज़ा प्रोवाइड करे, लेकिन यूके ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसे ह्यूज इंडियन माइग्रेशन का डर है। तो उसने यहाँ पे इस बात पे थोड़ा सहमति किया कि यंग प्रोफेशनल वीज़ा ये एक स्कीम लाया जिसमें रहने और काम करने का 2 साल के लिए जो भारतीय जो स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं, यंग इंडियन जाते हैं, तो उनके लिए 2 साल का यहाँ पे ऑप्शन दिया। ये ऋषि सुनक के सरकार के समय जब G20 की जो समिट हो रही थी इंडोनेशिया में, उसी समय मोदी जी और सुनक के बीच इस पर सहमति बनी थी। भारत चाहता है कि इसमें और एडिशनल ईजिंग हो, भारत इससे खुश नहीं है। तो ये एक मुद्दा बन जाता है एफटीए के बीच में, उसमें रोड़ा बन जाता है। यूके चाहता है कि इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कराए, उसको कड़ाई से फॉलो कराए, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि भारत सस्ती जेनेरिक मेडिसिन बनाने के लिए दुनिया भर में फेमस है। और अगर हम स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को अपने यहाँ अपनाते हैं तो हमारे लिए जो जेनेरिक जो मेडिसिन होती हैं जो बहुत सस्ती होती है, अफोर्डेबल होती हैं, उसको बनाना संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे यूके चाहता है स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और हम नहीं चाहते हैं, तो ये भी एक फ्रिक्शन का मुद्दा बनता है। दोनों देश एग्री प्रोडक्ट एक दूसरे के यहाँ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन किसानों के विरोध के डर से बात नहीं बन रही है। चूंकि यूके क्या है, एक एग्री प्रोडक्ट्स का एक नेट इंपोर्टर है, मतलब इसके यहाँ जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बेचता कम है, खरीदता ज़्यादा है। तो भारत के पास में ऐसा ऑप्शन है कि अगर इसको यहाँ पे शामिल किया जाता है तो हमारा यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन यूके ऐसे तो आसानी से नहीं कर अपना दे देगा मार्केट। वो भी चाहता है कि जो उसके यहाँ का जो एग्री प्रोडक्ट है, जो हाई एंड एग्री प्रोडक्ट है, उसको हमारे यहाँ भेजे। लेकिन हमारे यहाँ की जो किसान हैं वो अभी उतने कॉम्पिटिटिव नहीं हैं, तो उनको इस बात का डर है कि उनको लॉस होगा इससे। तो ये भी एक मुद्दा बन जाता है। इसको कंपेंसेट करने के लिए एक व्यवस्था हो सकता है, जैसे यूरोपियन यूनियन है, वहाँ पे ऐसा फंड बना, स्ट्रक्चरल फंड बना के रखा है। अगर ऐसा हम करें तो इस मुद्दे को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कंक्लूजन। सुनक के समय हमारे संबंध अच्छे चल रहे थे, तो क्या नई सरकार जिसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि भारत विरोधी एक्टिविटी में शामिल रही है, तो क्या इसके साथ हमारे संबंध खराब हो जाएंगे? तो इसका आंसर है कि नहीं। भले कोई भी ये फिलॉसफी फॉलो करती हो, लेकिन देश हित सबसे ऊपर होता है। देश हित से बड़ा कुछ नहीं। जब से यूके ब्रेग्जिट के कारण यूरोप से अलग हुआ है, वो पार्टनर की तलाश में है कि किसी के साथ में वो इंगेज करे, अपना ट्रेड वगैरह बढ़ाए, इकोनॉमिक टाइज को इंप्रूव करे। तो इसलिए यूके के हित में ये है, उसका हित इसी में है कि इंडिया जैसे इमर्जिंग पावर के साथ में
वो अपना अच्छा संबंध बना के रखे। इसलिए चाहे सरकार बदल गई हो, लेबर पार्टी की सरकार आ गई हो, इसके हमसे विचारों पे बहुत मतभेद रहा हो, लेकिन ये ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे हमारे संबंध खराब हो। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।